हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास 9th के लिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमें इसमें पढ़ना है मैटर के बारे में, जो हमारे आसपास हमें नजर आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैटर ही देख लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर जानने के लिए पहले मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? Anything that has mass and occupies space is matter। तो बड़ा सिंपल है मैटर को डिफाइन करना कि कोई भी चीज जो आपके आसपास आपको नजर आती है और अगर उसमें मास है यानी कि उसके अंदर कुछ वजन है और अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करती है यानी कि वो जगह घेरती है तो हम उसे मैटर कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मैटर है क्योंकि ये सारी चीजें इनके अंदर मास है यानी कि वजन है इनका और ये जगह भी घेर। बात क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। तो फिजिकल नेचर को देखें। फिजिकल नेचर का मतलब है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये कोई एक प्लेन शीट जैसा नहीं है, ये कोई एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना हुआ है। और जो सबसे छोटा पीस है जिसके आगे हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक। अब पहले हमने मैटर देख लिया, फिर हमने मैटर का फिजिकल नेचर देखा। इसके आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर यानी कि अब हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन पार्टिकल्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं किसी चीज को तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तभी हम इमेजिन कर सकते। जब हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, जब हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है, तब हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। यानी ये बहुत बहुत छोटा। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बचती है यानी थोड़ा बहुत स्पेस है। क्योंकि जब दो पार्टिकल्स आपस में आप उनको कनेक्ट करोगे, उनको जोड़ोगे, तो थोड़ी बहुत जगह बचेगी। तो यही बात हो रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। हमेशा मोशन में है ये पार्टिकल्स, स्टेबल नहीं है, एक जगह रुके हुए नहीं है, रेस्ट में नहीं है, हमेशा मूवमेंट में है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, ओके। अब इनको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, कैसे है, और हम कैसे इसको मान लें कि हाँ भाई ये सच है। क्योंकि साइंस में तो वैसे भी हमें एक्सपेरिमेंट करके अपनी चीजों को बताना पड़ता है, एविडेंसेस देने होते हैं। हिस्ट्री तो है नहीं तो भाई कहानी है जैसी थी वैसी सुना दी। तो साइंस में जो भी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं उनके साथ में प्रूफ्स भी होते हैं, एविडेंसेस भी होते हैं।
उनको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि हाँ दिस इज फैक्ट, और अगर समझाना चाहो तो समझा भी सकते हो। एग्जाम में भी आपको समझाना ही होता है, या तो डेफिनेशन पूछी जाती है, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन बनेगा कि भाई राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आराम से आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं, आपका काम हो गया। डिफाइन मैटर, ये डेफिनेशन लिख दो, काम हो गया। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये वाली डेफिनेशन लिख दो, काम हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तब आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा, और ये प्रूफ इन चारों के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि आगे हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके, ये देखो मैंने क्या दिखाया आपको, सब पहचानते हैं? फिर पहचानेंगे ही, अपनी बुक है, अपनी बुक को कौन नहीं पहचानता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट था कि particles of matter are very very tiny and they are so small that we can't even imagine। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये कर लेते हैं और हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। देखिए एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटी में हमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है कि टेक, एक मिनट, यस, टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आसान सी बात, 100 ml of water लेना है, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालनी, बिल्कुल इजी। चलो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बताते हैं। इसके आगे के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, सॉरी। और नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जो पॉइंट है सेकंड वाला, वो लिखा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी कि पहले जो हमने किया वो था ये हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर और उसमें ये स्पून के साथ थोड़े से क्रिस्टल डाल, जब क्रिस्टल डाल दिया तो ये वाटर हमारा कलरफुल हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml लिया और नए वाले 90 ml में डाल दिया, यानी कि 90 + 10 इसे भी 100 ml कर। और हम देख रहे हैं कि अभी भी जो वाटर है वो कलरफुल, हालांकि हल्का सा फेड हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपैरिजन टू फर्स्ट इसमें 10%। भाई 100 में से 10 ml को दिया था तो 10% ही। अच्छे, इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है take out 10 ml of this solution and put it into another 10 ml of clear water, keep diluting the solution like this 5 to 8 times। मतलब 5 से 8 बार तक आप ऐसा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज वाटर स्टिल कलर्ड, तो इसका आंसर होगा यस। अब हम यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ हमने डाला, ये कलरफुल आ गया, यहाँ से 10 ml लिया, फिर 90 ml में डाला तो ये भी कलरफुल आ गया, और उसके बाद फिर हमने किया तो वो भी कलरफुल आ गया, और ऐसे हम करते जा रहे। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ग्लास कलरफुल वाटर हमें नजर आ रहा है और जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो हमें नजर नहीं आ रहे नेकेड आई से, तो एक मिनिमम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं 10,000 पार्टिकल्स इसमें अभी हैं। मतलब दिस इज जस्ट टू
अंडरस्टैंड कि 10,000 पार्टिकल अभी इसमें है। अच्छा, अगर यहाँ पे 10,000 पार्टिकल हैं तो यहाँ कितने होंगे भाई? यहाँ ऑब्वियस सी बात है 1,00,000 होंगे, क्योंकि 1,00,000 का 10% ही तो यहाँ आया था 10,000। ओके, यहाँ कितने होंगे? एक जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ कितने होंगे? एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब यही कैलकुलेट कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन कि वो छोटा सा जो क्रिस्टल हमने डाला था 100 ml वाटर में, उसमें तकरीबन 10 मिलियन पार्टिकल्स रहे होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटा सा पीस पोटेशियम परमैंगनेट का, अगर उसमें इतने सारे पार्टिकल हो सकते हैं तो एक पार्टिकल का साइज कितना होगा? वेरी वेरी टाइनी। समझ आया? ये मैंने काफी बड़ा बना दिया है, इतना बड़े पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इससे छोटा क्रिस्टल ही ये एक्टिविटी कर सकता है। तो हमने पहला पॉइंट अपना प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। मैंने सेकंड पॉइंट में यही बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक टम्बलर लिया, एक गिलास लिया, और गिलास में मान लेते हैं यहां तक उसमें हमने पानी भर दिया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया। मान लो ये सॉल्ट हमने इसमें डाला है, ठीक है। सॉल्ट का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये सॉल्ट हमने डाला। जैसे ही हमने सॉल्ट डाला तो हुआ क्या? वाटर का लेवल थोड़ा सा रेज कर जाएगा। भाई जब नया वॉल्यूम आएगा तो वो भी तो अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। मैटर है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब ऑक्यूपाई करेगा स्पेस तो क्या होगा? वाटर लेवल थोड़ा सा राइज करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे ही हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर ये नमक हमें अलग से नहीं दिखेगा, फिर हमें वाटर ही नजर आए, और ये जो लेवल रेज किया था ये भी वापस से नीचे आ जाए। इसका मतलब क्लियर है कि जो सॉल्ट थे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कोई जगह रही होगी, वहां वो सेटल हो गए। क्योंकि जब वो उस जगह के बीच में चले गए तो नया वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं। जैसे कमरे में 10 लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं, 2 लोग और आए, वो भी उनके बीच में बैठ गए, तो कमरे का साइज तो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस था, वो स्पेस सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि इनिशियली जैसे ही हमने सॉल्ट डाला था हमारा वाटर लेवल रेज कर गया था, और जैसे ही हमारा सॉल्ट मिक्स हुआ वाटर लेवल फिर वापस से सेटल हो गया अपने पुराने लेवल पे। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है। चलो, 2 चीजें तो प्रूव हो गई, तीसरी देखते हैं। हाँ, तो बच्चे अब जो नंबर है वो नंबर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, देखिए यहाँ एक एक्टिविटी हमें दे रखी है, वो एक्टिविटी भी हमें यही बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे? पहली वाली एक्टिविटी भी अच्छी है, दूसरी वाली भी अच्छी है, तीसरी वाली भी अच्छी है, सारी अच्छी है, एक जैसी है। हम सेकंड वाली ले लेते हैं। तो सेकंड वाली एक्टिविटी में क्या है? टेक 2 glasses beakers filled with water।
Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of a class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो क्लियर है, जो इंक है वो बहुत तेजी से डिसॉल्व होने लगेगी, जो हनी है वो थोड़ा सा स्लो डिसॉल्व होगा, लेकिन ये दोनों ही डिसॉल्व होंगे और अपने आप डिसॉल्व होंगे बिना डिसॉल्व किए. वी नीड नॉट टू स्टर देम. अब अगर अपने आप मिक्स हो रहे हैं तो अपने आप मिक्स तो तभी हो सकते हैं ना कि जब पार्टिकल्स ऑफ वाटर एज वेल एज इंक आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं. तो इस तरीके से हम तीसरी जो हमारी स्टेटमेंट है हम उसको प्रूव कर सकते हैं. इसके साथ साथ दो प्रोसेसेस हैं जिनके नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ, वो भी हम यूज कर सकते हैं इनको प्रूव करने के. तो पहला जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन. कैपिटल में लिख देते हैं डिफ्यूजन. तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया. और दूसरा प्रोसेस है ब्राउनियन. ओके, बी कैपिटल, ब्राउनियन मोशन. तो ये दो प्रोसेसेस हैं, इनको भी हम बता सकते हैं कि भाई these two processes are based on this thing कि particles of matter are continuously moving. क्योंकि अगर particles of matter are not continuously moving then diffusion can't happen. diffusion नहीं हो सकता. फिर diffusion तभी होता है क्योंकि particles of matter are continuously moving. और इसी तरीके से जो Brownian motion है वो भी तभी पॉसिबल है जब particles of matter are continuously moving. चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे एक चीज और है जो हमें डिस्कस करनी है और वो है characteristics particles of matter have space between them. ये तो हम पहले ही कर चुके हैं. yes, so this is the thing जो हमें अब लास्ट में करनी है कि particles of matter attract each other. कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं, सॉरी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते. ओके, कैसे होगा ये? इसके लिए एक एक्टिविटी हम यूज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखी हुई है वो. देखिए पढ़िए, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे. लिखा है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? मतलब आपने पानी लेना है एक टम्बलर में, एक मग में, टब में, और उसको उंगली से काटने की कोशिश करनी है जैसे केक को काट लेते हैं. जब हम केक को काटते हैं तो उसमें निशान बन जाता है, और जब हम वाटर को काटते हैं तो उसमें कोई निशान नहीं बनता. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फिंगर जाती है वैसे वैसे पार्टिकल्स हटते हैं, लेकिन वापस से दोबारा से वो अपनी सेम पोजीशन में आ जाते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स काम कर रहा हो कि हमारी उंगली उनको हटा रही है और वो आपस में उस अट्रैक्शन की वजह से वापस आ रहे. तो इस तरीके से हमने अपनी सारी स्टेटमेंट्स जो हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, वो सारी एक एक करके हमने सारे प्रूव कर. हाँ तो बच्चों अब आगे हमें करना है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर यानी वही सॉलिड, लिक्विड, गैस. हमें कई बार पढ़ाया जा चुका है, अलग अलग क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि भाई इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है. और सारे बच्चे अवेयर भी हैं
बट फिर भी अगर किसी को कोई इशू है वो मुझे बता सकता है, फिर देखेंगे कि उसे कैसे समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? They have fixed shape and definite volume. They have small interparticle distances. They are incompressible. They are rigid. They have high density and do not diffuse. They have strong intermolecular force of attraction. Their constituent particles are very closely packed. Their kinetic energy is very less. Example has sugar, salt, etc. यानी जो शेप है वो एकदम फिक्स है, सॉलिड है, जैसी शेप में है वैसी शेप में रहने वाला है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी कोई भी चीज लेती है, जैसे शुगर क्रिस्टल है तो एक शेप है उनकी, उसी शेप में रहने वाला है। वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, यानी कि टाइटली पैक्ड है। जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लिटिल, टाइटली पैक्ड, इनकम्प्रेसिबल है। अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो आप दबा नहीं पाओगे उनको, आसानी से दबते नहीं है। रिजिड, रिजिड का मतलब टफ है, अपनी शेप चेंज नहीं करते। हाई डेंसिटी है, डेंसिटी तो हाई होगी क्योंकि मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी ज्यादा है। इसके साथ साथ नॉट डिफ्यूज, आसानी से डिफ्यूज नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। डिफ्यूज होते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए डू नॉट डिफ्यूज। हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी हमें लोहे का पीस तोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हमें लेबर करनी पड़ती है, तब जाके हम उसे तोड़ पाते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम है। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं कर पाते। और एग्जांपल में सॉल्ट, शुगर, टेबल, चेयर, ये सारे एग्जांपल है। पहली स्टेट कंप्लीट होगी, दूसरी देखते हैं। दूसरी जो स्टेट है हमारी वो है लिक्विड। लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज है वैसे लिक्विड की भी है। देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड की होती थी लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स है। Their interparticle distances are larger than solid. They are almost incompressible. They have low density than solids. Their interparticle forces of attraction are weaker than solids. Their constituent particles are less closely packed. They assume the shape of the portion of the container they occupy. They can flow and thus can be called fluid. The kinetic energy of particles is more than that of solids. Example है milk, water और milk, water, etc. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की कि शेप इनकी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इनका भी फिक्स है। तो नॉट हैव फिक्स्ड शेप लेकिन वॉल्यूम इनका भी फिक्स है, जैसे सॉलिड में होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो लार्जर देन सॉलिड है। तो लार्जर देन सॉलिड का मतलब ये है कि सॉलिड से ज्यादा है जबकि गैसेस से कम है। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल, ये भी मतलब इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनका भी वॉल्यूम फिक्स है। अब वॉल्यूम फिक्स है तो ये भी इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, लो डेंसिटी है देन सॉलिड, तो थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो
स्लाइटली फार इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अच्छा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी थोड़ा सा वीक हुआ है, तो सॉलिड से कम है, गैसेस से अभी भी ज्यादा है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो लेस क्लोजली पैक्ड, तो पैक्ड तो है लेकिन लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जितना ज्यादा क्लोज है उतना ज्यादा क्लोज नहीं। ओके, और ये वही शेप एक्वायर कर लेते हैं जिस कंटेनर में इनको डाला जाता है या इनको रखा जाता है। तो आप जिस शेप में, जिस कंटेनर में आप इनको डालेंगे, उसी की जो शेप होगी ये एक्वायर करेंगे। They can flow and thus can be called fluid. So कि flow करते हैं, फ्लो करते हैं तो इसलिए इनको हम फ्लूइड भी कहते हैं। गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, याद रखने वाली चीज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इनकी ज्यादा है, यानी कि ये मूव कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। एग्जांपल में मिल्क, वाटर, हनी, अल्कोहल और लेमनेड, ये सारे लिक्विड है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारी वो है गैस। तो थर्ड है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दे हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, देयर interparticle distances are largest among the three states of matter, they have high compressibility, they have least density and diffuse, their interparticle forces of attractions are weakest, their constituent particles are free to move about, they can expand to occupy larger volume, they are also called vapor. The particles of gases have maximum kinetic energy. एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं आ रहा, और जो मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे आप कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, यानी जो हमने पहले डिस्कस किया है उनमें दोनों में से सबसे ज्यादा इसका है। हाईली कंप्रेसिबल है, जबकि सॉलिड बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड भी नहीं होते, बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत हैं। अच्छा, डेंसिटी लीस्ट है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मास कम है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है, सबसे कम, यानी आपस में अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल, आसानी से दूर जा सकते हैं। और फ्री टू मूव, जो पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, तो जो गैस होती है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसका रीजन ये है। अच्छा, एक्सपेंड टू ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम, कितने भी बड़े वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते, क्योंकि जो एनर्जी ज्यादा है, अट्रैक्शन है नहीं, तो दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसको वेपर भी बोलते हैं, वेपर गैस का ही वेपर भी बोलते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं वो मैक्सिमम। एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर आप ले लो, ठीक है, और दूसरी गैसेस आप ले सकते हैं जैसे मीथेन है। तो ये सारी गैसेस हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों स्टेट्स। उम्मीद है कि आपको ये तीनों स्टेट्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वैसे तो पहले से ही कर रखी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज तो कराई दी। क्या आगे देखते हैं क्या। ओके बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर ही कंटिन्यू चल रहा है अभी टॉपिक। और अब एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली यस है, नो डाउट। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
We all know from our observation water can exist in 3 states of matter. First, solid as ice. Second, liquid as familiar water. Third, gas as water vapor. तो ये हमें पता है. इसके बाद 3 क्वेश्चन और हमारे सामने हैं. पहला क्वेश्चन है what happens inside the matter during this change of state. What happens to the particles of matter during the change of states and how does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? नहीं, obviously हमें आंसर देने चाहिए और हमें आंसर जानने चाहिए. तो अगर हमारे पास ये सारे आंसर्स हैं और अगर हमें ये सारे आंसर्स पता हैं तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जो रिलेटेड टू द टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर हम बता पाए. तो उसके लिए ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक नहीं बल्कि 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे अच्छे से समझते हैं कि ये स्टेट का जो चेंज है वो होता कैसे. देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे. एक फिगर आपको नजर आ रहा है, एक बीकर नजर आ रहा है जिसमें आपको आइस क्यूब नजर आ रही है. बीकर में एक ग्लास स्टिरर है मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए. एक थर्मामीटर लगा है जो आपको टेम्परेचर बताएगा. नीचे एक बर्नर है जिससे हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं. साथ में एक स्टैंड भी है. पूरा एक सेटअप है. ठीक है. अब इस सेटअप को हम देखते हैं हो क्या रहा है. जैसे ही आपने आइस क्यूब्स वाला बीकर लिया और उसमें थर्मामीटर लगाया तो ये टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री हो. मान लेते हैं कि ये -5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री पे तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है बर्फ. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज लेस देन 0 डिग्री. अब क्योंकि हीट करना शुरू किया आपने तो ये टेम्परेचर रेज करेगा और जैसे जैसे ये टेम्परेचर रेज करेगा तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा. और एक बार ये टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच गया फिर क्या होगा. फिर ये होगा कि ये जो टेम्परेचर है ये फिर स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर इसके आगे नहीं होगा. अब ऐसा क्यों. ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है किसमें, स्टेट को चेंज करने में. यानी कि जो हमारा सॉलिड स्टेट है उसका बनना है लिक्विड. आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है. तो इसमें सारी जो हीट एनर्जी है वो यूज हो रही है तो इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा. ठीक है. तो बहुत सिंपल है. और एक बार जैसे ही पूरी की पूरी बर्फ, पूरी की पूरी आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगी और पूरी की तरीके से वाटर बन जाएगा फिर ये टेम्परेचर वापस से रेज करने लगे. तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं मैंने आपको बताई. अब बात आती है कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना. यही तरीके से खाली बोलने से तो आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है. चलो आपके लिए रिटर्न में भी समझा देते हैं. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed positions and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. तो ये पूरी एक रिटन स्क्रिप्ट है जो आप लिख सकते हैं. इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई लेकिन प्रॉपर रिटन फॉर्म में. तो ये हो गया हमारा सॉलिड से लिक्विड. अब लिक्विड से गैस. चलो अब ये हीट तो चली रही है. जब हीट चल रही है तो ऑब्वियसली बात है वाटर तो बनेगा ही.
करते हैं, वाटर बन जाएगा। ये देखिए वाटर बन गया। अब जब वाटर बन गया तो जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री, जो टेम्परेचर होगा इस केस में वो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। और अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर जाता रहेगा, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच। अब जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा वैसे ही ये वापस से रुक जाएगा, जैसे पहले 0 डिग्री पर रुक गया था। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और यहां से बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, यानी पानी भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। अब जितनी भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी कन्वर्जन में खर्च हो रही है, यानी कि हमने जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की वो सारी की सारी वेपर बनाने में जा रही। तो अब ओरल तो मैंने आपको सारा बता ही दिया है, अब एक बार इसका रिटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए तो रिटर्न ही ज्यादा हेल्पफुल है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. Okay. तो इस तरीके से हम पहुंच गए यहाँ तक कि भाई कैसे गैस कन्वर्ट होता है, गैस में कैसे कन्वर्ट होता है वाटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये तो टॉपिक हो गए हमारे ऑलमोस्ट क्लियर, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है वो क्लास में डिस्कस करेगा मेरे साथ, ओपनली डिस्कस करेगा, देयर इज नो डाउट। अगर मुझे लगेगा कि वो क्लास में डिस्कस करने वाली चीज है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो से भी समझ सकता है। ठीक है, मकसद है एक एक बच्चा अच्छे से समझ पाए और अच्छे से एग्जाम में लिख पाए, और नो डाउट अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस में डेफिनेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जिन बच्चों को डेफिनेशंस आती हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो आनी, जिन बच्चों को डेफिनेशंस आती हैं उनके लिए बड़े सारे सॉलिड मार्क्स हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 2 latent heat, number 3 latent heat of fusion, number 4 boiling point, number 5 latent heat of evaporation, number 6 fusion, number 7 solidification, number 8 vaporization, number 9 condensation, number 10 sublimation, number 11 deposition, number 12 evaporation. ओके तो हालांकि कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो जहां तक हमने क्लास में अभी किया है उससे भी आगे की, लेकिन क्योंकि डेफिनेशंस हैं तो कोई इशू नहीं, आप पहले डेफिनेशन कर सकते हैं, बाद में हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी। चलो अब शुरुआत करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग। तो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है, डिट्टो, कोई चेंज मैंने इसमें नहीं किया। आप अपनी बुक से भी पढ़ोगे तो आपको सेम डेफिनेशन वहां नजर आ जाएगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। ओके इसमें थोड़े से चेंजेस हैं क्योंकि बुक में सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं था कि कहीं पे कि मैं एज इट इज कर देता,
तो इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी मीनिंग वही है जो मैंने आपको समझाया था ड्यूरिंग क्लास। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच गया आइस क्यूब वाला बीकर, और उसके बाद भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो ये हिडन हीट है। कहाँ जा रही है ये? ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये काम 100 डिग्री पर भी होता है, क्योंकि जब 100 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर तो 100 डिग्री के बाद आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज लेटेंट हीट। उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी जिसे समझ में नहीं आ रहा, अपने पास क्लास है ही, हम लाइव होंगे तो क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, दैट इज फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यह है कि सॉलिड से लिक्विड बनना है। ओके, क्या है ये? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. सिंपल लैंग्वेज है और बुक की लैंग्वेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुक की लैंग्वेज है। आपकी बुक में सेम डिट्टो डेफिनेशन लिखी है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। एक एक वर्ड आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं, नो चेंज एट ऑल। तो पूरी तरीके से बुक की लैंग्वेज है, सिंपल थी तो मैंने एज इट इज इसमें लिखी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बुक में दे रखा है, आई थिंक बुक का यही है, मतलब नॉट श्योर, बट बुक में भी ऐसे ही दे रखा है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम है बुक में भी और यहाँ पे। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, देखते हैं क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, अच्छा ये जो डेफिनेशन है ये बुक में दे नहीं रखी आपको, बल्कि बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि बुक में दे रखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन मेक योर ओन डेफिनेशन फॉर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब फ्यूजन की डेफिनेशन हमें दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की हमसे बोला गया कि बताओ, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो देखो कैसे बना सकते हैं हम। अगर एक बार आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद हो गई तो बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of evaporation. अब आप एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये डेफिनेशन जब मैंने लिखी है तो मैंने कुछ वर्ड्स को डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि जो हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली, उसमें आपको सिर्फ यही वर्ड चेंज करना है। यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड लिखना है, यहाँ पे लिक्विड है, गैस लिखना है, यहाँ पे मेल्टिंग है, बॉइलिंग लिखना है, और यहाँ पे फ्यूजन है, इवेपोरेशन लिखना है। यस, तो ये सिर्फ 4 वर्ड्स हैं जो आप चेंज करोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, और आपकी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन देगी। यानी 2 डेफिनेशन की जगह एक ही लाइन करो और साथ में ये 4 वर्ड सीखो कि ऐसे ऐसे मुझे चेंज करना, तो आपकी ये वाली डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। पहले ये हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ओके बच्चों, चलो
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है फ्यूजन। हालांकि फ्यूजन मैंने आपको बताया है जब आपको मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, अच्छे एक एक नंबर आपके सिक्योर करेंगी। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। तो जैसे कि नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा, सॉलिड बनना। सॉलिड कैसे? सॉलिड द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। वेपराइजेशन बहुत पुरानी है, आपको पहले से ही पता होगा। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, वेपर का बनना। आगे है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करना है हमें कि जो गैस है उससे लिक्विड बने। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक एक नंबर आपका सिक्योर करने वाले नाम है। सारे नाम याद होने चाहिए और उनकी डेफिनेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस, मतलब लिक्विड नहीं बनेगा इसमें, सॉलिड से सीधे गैस बनेगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या हो रहा है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। यहाँ भी ये डायरेक्टिव, मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, तो उस केस में हम कहेंगे उसे डिपोजिशन। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसे यहीं की यहीं क्लोज कर दिया जाए। हाँ, एक चीज और जरूरी है, चलो वो भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसे क्लोज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 कैलोरी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है मैंने, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रट लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जरूर मार्क्स दिलाएगा। 100% आपको मार्क्स दिलाने वाला फॉर्मूला है ये, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15 कैलोरी। ओके, आगे का रह गया, चलो इसे भी आगे बढ़ा देते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस, जैसे सेल्सियस स्केल दे रखा है, आपको केल्विन में बनाना, तो आपको क्या करना है, ऐड 273.15, सिर्फ ऐड करना है, हमें और कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको केल्विन में बनाना है, तो आप सिंपल इसमें 273 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273.15, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। कितना आसान। तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा तो आप 273.15 प्लस करें, याद ये रखें। और अगर आपसे बोला जाता है कि केल्विन में आप पहले से दे रखा है और आपको सेल्सियस में बनाना है, और तब आप इसी फिगर को माइनस करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, तो आपने इसमें से माइनस करना है 273.15, आपका आंसर आ जाएगा -273.15 केल्विन। बस हो गया, तो इतना सिंपल है। तो ये वीडियो मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो बातें होंगी वो क्लास में। चलो, ओके, थैंक यू, बाय।